जी, मैं आता हूँ प्रदीप जी आपके पास। कुछ चीज़ें मैं शो करना चाह रहा था। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि 3 प्रमुख वर्ग हैं कर्नाटक के अंदर। लिंगायत जो कि ट्रेडिशनली येडियुरप्पा के साथ में रहते थे, बीजेपी के साथ में रहते थे, और येडियुरप्पा ही वो आदमी हैं जिन्होंने अपने बल पर पूरे कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा किया है। वन मैन शो जिसे कहते हैं। तो 16% की आबादी लिंगायत की है। लिंगायत के भी अंदर काफी सेक्ट हैं जो कि 5-6 सेक्ट बटे, उसमें एक सबसे प्रमुख है पंचमशाली सेक्ट, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला और वो बहुत नाराज हैं। 15% की आबादी वोकालिंग की है, जिनका प्रभाव कांग्रेस और जेडीएस में बराबर का बटा हुआ है साउथ कर्नाटका के अंदर। और 14% की आबादी है मुस्लिम्स की। मैं आपको बताऊं कर्नाटक के अंदर प्रभावशाली ग्रुप है ये। एक ऑब्जर्वेशन मेरी और है, आप वो ये है कि हिमाचल प्रदेश, जहां से प्रदीप जी आप आते हैं, हिमाचल प्रदेश इज हाईली लिटरेट स्टेट। उसकी लिटरेसी रेट काफी हाई है और वो भी कांग्रेस को पसंद करता है, बारी बारी से बीजेपी को लेकर आता है। लेकिन भारत की जो चारों साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, अगर हम उसमें गोवा को भी मिला दें, तो ये वो स्टेट्स हैं जो ऑलमोस्ट 90% प्लस लिटरेसी रेट वाले हैं सर। केरला तो 99 के आसपास है, कर्नाटक ऑलमोस्ट 95 के आसपास है सर। कर्नाटक इज वेरी हाई लिटरेट, पूरा का पूरा अर्बन स्टेट है सर ये। यहाँ पर गांव भी अर्बनाइज्ड विलेजेस है, जैसे पंजाब के अंदर होता है। आपको कहीं भी यहाँ रूरल बैकग्राउंड नहीं मिलेगी, हरा भरा सब जगह है यहाँ पर। आप नीचे देखिए, जितने ही लिटरेट हैं, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटका तो हालिया अर्बनाइज्ड है, केरला हो, ये सारे जो एक्सट्रीमली पढ़े लिखे स्टेट हैं, मोस्ट लिटरेट हैं, ये बीजेपी के साथ नहीं है। ये कमाल की बात है। तो ये जो चीजें हैं, दूसरी नीचे वाला जो मैंने एक ग्रीन पोर्शन बताया था, जहां पर जो हासन मांड्या, ये वाला जो है हमारा जो मैप है, इसको मैं बड़े रूप में दिखाने की ट्राई करता हूं अगर मेरे पास है तो। लेट मी सी इफ इट इज देयर। जी हाँ, यहाँ पर है। तो नीचे ये जो ग्रीन एरिया, ये जेडीएस का एरिया माना जाता है। इसको साउथ कर्नाटका भी कहा जाता है। उसके राइट में आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का गुलाबी रंग का भी चार्ट है, जिसमें कोलार डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है। इस ग्रीन के अंदर हासन है, मांड्या है, इसके अलावा आपका मैसूर जो है मेन वो आता है, और बॉटम के अंदर चामराजनगर आता है। ये सारा का सारा जो एरिया है बीजेपी के लिए ब्लैंक है। मैं आपको बताऊं, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर पहले, कि बिदार हो जाए या फिर इसके अलावा बैंगलोर का मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें 32 सीटें हैं, और इसमें कुछ और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वो 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी वीक है कि जिसकी वजह से वो कभी भी मेजोरिटी में नहीं आ पाती है कर्नाटक के अंदर। तो ये नीचे वाले अगर आप देखेंगे, हासन में, मांड्या में, मांड्या तो खैर देवगौड़ा साहब का घर है, और मैसूर है, यहां पर नड्डा साहब, हमारे मोदी जी और शाह 3 रैली कर चुके हैं साहब। अभी मैसूर एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया। यहां तक एंटागोनाइज किया शाह साहब ने यहां आकर कि वहां पर नंदनी डेयरी सबसे प्रमुख है। जैसे अमूल जो है गुजरात में है, तो कर्नाटक की सबसे बड़ी जो डेयरी है नंदनी है। नंदनी को मिटा दिया इन लोगों ने कि अमूल उसको टेक ओवर करेगा, उसका नाम बदल दिया, मनमूल कर दिया उसका। इतना ज्यादा गुस्सा है लोगों में उसके प्रति कि आपने, हमारा ब्रांड था इंडिया का इतना बड़ा नंदनी, और नंदनी के नाम से दूध भी आता है, मक्खन भी आता है, घी भी आता है, मुंबई के अंदर सब जगह मिलता है। उसका कहता है कि नहीं, इट विल बी टेकन ओवर बाय अमूल, और अमूल का मॉडल यहां चलेगा। तो लोगों में गुस्सा है। इसी रीजन में भारतीय जनता पार्टी ट्राई कर रही है कि वो 3rd प्लेस से 2nd प्लेस पे आ जाए, फर्स्ट में नहीं आ रही है वो। तो उसके लिए कष्ट बहुत ज्यादा है प्रदीप चौहान जी। स्थितियां विकट हैं, और ऊपर से येडियुरप्पा को भी साइडलाइन कर दिया मोदी जी ने कि तुम तो अब मार्गदर्शक मंडल में हो, लेकिन सपोर्ट करते रहो। तो गुस्सा तो उनका स्वाभाविक है। लिंगायत ग्रुप भी नाराज है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एडवांटेज है, प्रोवाइडेड कांग्रेस जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दे। प्रदीप जी, मैंने काफी बड़ी पृष्ठभूमि दी है सर। जी, इसीलिए मैं देख रहा था कि हमारे एक्स बॉस अमिताभ जी बैठे थे, तो मैं अमिताभ जी से पूछने वाला था कि क्या दिनेश जी एंकर टेस्ट के लिए आते, आप इन्हें एंकर रखते? क्योंकि एंकर को इतना लंबा बोलने की इजाजत होती नहीं है अक्सर टेलीविजन में। खैर, मजाक की बात। देखिए, इस वक्त मुझे लगता है कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस के साथ, बाकी अमिताभ भाई ने बता दिया, सारा नेहर जी ने बता दिया, कुछ चीजें हैं जो बहुत पॉजिटिव कांग्रेस के साथ है। एक तो देखिए, तिगड़ी जो है ना, जो मल्लिकार्जुन खड़गे,
सिद्धारमैया और डी शिव कुमार, ये तिगड़ी एक जो है एक अपने आप एक कमाल है, क्योंकि सबसे मजबूत संगठन, अगर प्रादेशिक संगठन की बात करूं, मुझे कांग्रेस का किसी और स्टेट में इतना मजबूत संगठन नहीं दिखता जितना कर्नाटक में इस वक्त दिख रहा है। आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, बेशक हिमाचल में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में, लेकिन अगर आप संगठन की बात करें ना, तो सबसे मजबूत संगठन कर्नाटक में है। और ये ऐसा नहीं कि अचानक से खड़ा हुआ, ये पहले से मजबूत संगठन है वहां पर। अब आपके पास मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित चेहरा, सीनियर नेता, 8 बार के एमएलए, वहां पर लगातार 2 बार के एमपी हो गए। उसके बाद आपके पास सिद्धारमैया, ओबीसी चेहरा। उसके पास आपके पास डी शिव कुमार, जो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो वकालीगा जो आपने कम्युनिटी बताई वहां उससे आते हैं। तो ये एक और मुस्लिम, एक जो चौथा एंगल ढूंढिए, वो मुस्लिम तुष्टिकरण का तो जो हुआ हिजाब वाला मामला वो आपने बता दिया। तो आप ये मान के चलिए कि जो चारों कोने एक हिसाब से अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे ना, तो काफी सटीक कांग्रेस की तरफ बैठ रहे हैं। और जो जेडीएस का इलाका आपने बताया था ना, कि वहीं से मैं देख रहा था कि जितने जर्नलिस्ट गए हैं दिल्ली से, या हिंदी वाले जर्नलिस्ट वहां गए, ज्यादातर की रिपोर्ट में ये आ रहा है कि कांग्रेस जो है सिर्फ बीजेपी को डेंट नहीं दे रही, जेडीएस को भी डेंट दे रही है इस बार। और जो वोकली का जो कम्युनिटी है वो कांग्रेस की तरफ काफी जो है वो झुकाव उनका दिख रहा है, नजर आ रहा है। एक तो ये प्लस पॉइंट है वहां पर। और दूसरी बात, मुझे लगता है कांग्रेस को ना, हिमाचल के चुनाव का जिक्र किया था नेहा जी ने, उससे एक चीज उठानी चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि बीजेपी ने यहां पर जितने इश्यूज उठाए, सारे नेशनल इश्यूज उठाए। प्रधानमंत्री मोदी को यही कहना पड़ गया कि आप उम्मीदवार मत देखिए, कमल का बटन देखिए और मेरा चेहरा देखिए। लेकिन कांग्रेस ने लोकल इश्यूज पे सारा चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजेपी के ट्रैप को जो है वो उसमें आए ही नहीं, कोई नेशनल इश्यू उठाया ही नहीं। उन्होंने लोकल इश्यूज, चाहे वो ओपीएस का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बेरोजगारी, जो भी है लोकल लेवल पे उन्होंने उठाया, उसका फायदा हुआ। तो इसीलिए मुझे लगता है कर्नाटक में भी कांग्रेस को लोकल इश्यूज पे जाना चाहिए, नेशनल इश्यूज पे नहीं जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर बीजेपी थोड़ी सी आश्वस्त है कि उन्हें लग रहा है कि जब राहुल गांधी एक बार वहां कर्नाटक में जाएंगे, अमिताभ भाई को मैं बता दूं कि वो जो 5 तारीख को कोलार वाली रैली थी वो पोस्टपोन होकर 9 तारीख को कर दी गई है। और 9 तारीख को ही प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं पर जो कर्नाटक में ही दोनों वो भी रैली करेंगे उस दिन, और राहुल गांधी भी करेंगे। और अगर जो कांग्रेस की खबरें आ रही है कि सिद्धारमैया को कोलार से जो वो कह रहे हैं लड़ना चाह रहे हैं, और उस दिन हो सकता है उनको कोलार से अनाउंस कर दे कि वो कैंडिडेट होंगे ओबीसी चेहरा। तो ये बेसिकली कोशिश की जा रही कि जो बीजेपी ने हवा बनाया ना कि ओबीसी की जो है वो इंसल्ट की है राहुल गांधी ने, उस मुद्दे की मात के लिए सिद्धारमैया को वहां से कैंडिडेट उस दिन अनाउंस कर सकते हैं। राहुल गांधी शायद मंच से कह दें तो, और डायरेक्ट जो है वो सीधा टक्कर लेने की कोशिश उस दिन नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन डाउट यही है कि बीजेपी को यही उम्मीद है कि वो उठाएंगे नेशनल मुद्दे, अडानी हो गया और जितने भी सारे मुद्दे हैं। फिर अगर एक बार नेशनल इश्यूज उठ गए कर्नाटक में, अगर कांग्रेस नेशनल इश्यूज पे चली गई, फिर बीजेपी स्कोर कर जाएगी। फिर तो आपको मालूम है कि उनकी बैटरी किस तरह से काम करती है। इस चीज से बचना पड़ेगा। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर कांग्रेस कामयाब हो जाती है वहां पर कर्नाटक में, जैसे आपने कहा डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के आपस की गुटबाजी का आता है, पिछले 8 महीने से इतनी कोई बड़ी उनकी नहीं आई खबरें, अगर वहां कामयाब होती है तो उसका सबक राजस्थान को दिया जाएगा। राजस्थान में भी फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को अपनी आपस की जो दूरियां हैं वो मिटानी पड़ेगी और इसी फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो कांग्रेस के लिए अभी अच्छी खबर तो दे ही रहा है। साथ में अगर कर्नाटक जीतती है, अमिताभ भाई ने बोला दक्षिण का रास्ता बीजेपी का पूरा बंद हो जाता है, कर्नाटक के खुद के कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, राजस्थान के लिए एग्जाम्पल का काम करेगा। और दूसरी बात है 2024 में जब अगर राहुल गांधी ये संदेश दे रहे हैं कि कोलार में उसी दिन रैली करेंगे जिस दिन प्रधानमंत्री भी कर्नाटक में कर रहे हैं, और उसी कोलार से कर रहे हैं जहां इस वक्त, जिसकी वजह से राहुल गांधी सेंटर ऑफ द न्यूज इस वक्त देश में है, तो ये अपने आप में अब ये सीधा है कि कांग्रेस भी सीधी टक्कर लेने के मूड में है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, फिर वही कहूंगा कि कांग्रेस को ये अवॉइड करना पड़ेगा कि नेशनल इश्यूज पे ना जाए, वहां लोकल इश्यूज पे करें। क्योंकि जो मैं देख रहा हूं ना, जो लोग गए हैं वहां, लोग एक चीज बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर भी है बुरी भी। वो कह रहे हैं कि जो लोकल स्थानीय सरकार है बीजेपी को बेकार है, भ्रष्ट सरकार है, वो नहीं चाहिए। मोदी यहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन सेंटर में मोदी चाहिए, सेंटर में मोदी ठीक है। ये बोलते, हिंदी इनको कम आती है, ये बोलते दिल्ली में मोदी ठीक है, सेंटर में मोदी ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो पहली पसंद तो मोदी ही है। इसीलिए लोकल इश्यूज पे ही कांग्रेस को जाना पड़ेगा और विधानसभा चुनाव तो लोकल इश्यूज पे ही निकलेगा। नेशनल इश्यूज पे तो लोकसभा में अगर जाएंगे तो ही फायदा होगा। जी, दिनेश जी। जी।